नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। और आज की अड़ी में बात चंद्रयान 3 के सबसे अहम 15 मिनट की। जी हां, 15 मिनट दिल थाम लो। ये 15 मिनट तय करेंगे चंद्रयान 3 की कामयाबी। ये 15 मिनट चंद्रयान 3 के इस मिशन में सबसे अहम है। और आज हम बात करेंगे इसी के रहस्य की, रोमांच की और डर की। चंद्रयान 3 की कामयाबी 100% पक्की है। अब से 24 घंटे बाद चांद के उस इलाके में हमारा चंद्रयान उतरेगा जहां अब तक अमेरिका, रूस और चीन तक नहीं पहुंच पाए हैं। हर हिंदुस्तानी को 23 अगस्त की शाम 6:04 का इंतजार है, यानी ठीक इसी वक्त का जब कल मैं और आप इसी चैनल पर इसी तरह मिल रहे होंगे, जब चांद की जमीन हमारे चंद्रयान के कदम चूमेगी। लेकिन इस दौरान आखिर के 15 मिनट बेहद अहम होंगे। कल घड़ी में जैसे ही शाम के 5:49 होंगे, तब इसरो के स्पेस सेंटर में क्या होगा यह आपको TV9 भारतवर्ष आज ही बताने वाला है। कल शाम जब चंद्रयान बिल्कुल लैंड कर रहा होगा चंद्रमा पर, उस वक्त क्या होगा यही हम आपको बताने वाले हैं। ये मेरे दोनों तरफ जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं 24 घंटे बाद चांद पर जय हिंद, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं 15 मिनट दिल थाम लो। तो आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि 15 मिनट दिल थाम लो जब सब कुछ सही चल रहा है, जब सब कुछ इसरो के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये देश की धड़कन बढ़ाने वाले 15 मिनट हैं, ये भारत को सुपर पावर बनाने वाले 15 मिनट हैं, ये मून मिशन के आर पार के 15 मिनट हैं। और ये हम बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से हम समझाएंगे। पिछली बार जो चूक हुई वो अब की बार नहीं होगी, इसकी तैयारी पूरी है। लेकिन कुछ चुनौतियां ऐसे हैं जिनसे चंद्रयान 3 को कल जूझना है। आइए आपको वो भी बताते हैं। देखिए, इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान सबसे बड़ी चुनौती जो चंद्रयान की है वो उसकी दिशा की होगी, डायरेक्शन की होगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं वो 5 चुनौतियां कौन सी हैं, क्योंकि चंद्रयान को हॉरिजॉन्टल से ठीक 90 डिग्री नीचे, जैसे ये चंद्रयान आप देख रहे हैं ये उतर रहा है ना, ठीक ऐसे ही 90 डिग्री नीचे वर्टिकल उतरना है। और ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। खुद इसरो चीफ के मुताबिक दिशा नहीं भटकनी चाहिए। अगली चुनौती चंद्रयान की रफ्तार है, क्योंकि चांद पर वायुमंडल की कमी से चंद्रयान की स्पीड को नियंत्रित करना बहुत बड़ी चुनौती है। लैंडिंग के दौरान सटीक समय का आकलन भी उसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर समय के आकलन में जरा सी देरी हुई, 1 सेकंड की देरी भी यहां पर नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर यह हुई या समय से पहले कमांड का नुकसान हुआ तो फिर, या बाद में कमांड पहुंची तो दिक्कत हो सकती है। पीछे ग्राफिक्स दिखाइए समय वाला। और एक बड़ी चुनौती जो है, अब समय के बाद बात करते हैं चांद की सतह की। अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको। चांद की सतह में कहीं गड्ढे तो कहीं चट्टान लैंडिंग के दौरान बड़ी चुनौती बन सकती है। यह एक और बहुत बड़ी चुनौती है। लैंडिंग के दौरान चांद पर धूल भी चंद्रयान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि धूल से वो जो रोवर है जिसमें वो कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें वो सेंसर लगा हुआ है। अच्छा, रोवर का मतलब जानते हैं आप? रोवर मतलब घुमंतु। और ये रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है, ये घूम घूम के चांद के बारे में जानकारी हासिल करेगा, तो उसके सेंसर और कैमरे के लेंस पर असर पड़ सकता है। ये भी इसकी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन हमारी टीम ने आपके लिए इससे भी कहीं ज्यादा रिसर्च करके, इससे भी कहीं ज्यादा पढ़ाई करके उन 15 मिनट का एक ऐसा विश्लेषण तैयार किया है जो आपको बता देगा कि ये 15 मिनट क्यों अहम है, क्यों ये 15 मिनट दिल थाम देने वाले हैं। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कौन कौन है मैं जरा ये बता देता हूं, और फिर जैसे ही वो समय आएगा, जैसे ही हम वो ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आएंगे, आपको तुरंत बताएंगे। दिनेश कुमार यादवेंद्र साहब हैं हमारे साथ, जो कि जाने माने वैज्ञानिक हैं। मिला मित्रा हैं, पूर्व वैज्ञानिक हैं नासा की। दिलीप चरियन साहब हैं, ब्रांडिंग एक्सपर्ट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रांडिंग एक्सपर्ट का इस पैनल में क्या काम? तो साहब, ब्रांडिंग एक्सपर्ट आपको बताएगा कि चंद्रयान 3 भारत को विश्व विजेता, सुपर पावर, विश्व गुरु की इमेज कैसे दे रहा है, ये ब्रांड कैसे भारत बन रहा है, ये आपको दिलीप चरियन साहब बताएंगे। प्रोफेसर सुधीर के चतुर्वेदी हैं, स्पेस साइंटिस्ट, और ये तीनों वैज्ञानिक आपको बताएंगे कि हमारे सामने वो 15 मिनट कितने अहम हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं अपने अपर स्टूडियो जाना चाहूंगा, क्योंकि वो 15 मिनट जिसको
इसरो के पूर्व चीफ ने कहा कि 15 मिनट्स ऑफ टेरर, वो क्यों कह रहे हैं? आखिर इन 15 मिनटों का राज क्या है? आखिर इन 15 मिनटों में क्या छिपा हुआ है जो भारत के इस बहुत अहम मिशन की नाकामयाबी या कामयाबी को तय करेंगे? आइए वो ग्राफिक्स देखिए आपके सामने, जरा अच्छे से समझिएगा इसको। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। कल लैंडिंग के ठीक पहले, यानी जिस वक्त अभी हम और आप बात कर रहे हैं, करीब करीब उसी वक्त क्या होगा सबसे पहले आपको वो बताते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट के 4 चरण हैं। पहला है रफ ब्रेकिंग फेज, जो आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सबसे बाईं तरफ दिख रहा है। वो लाइन देखिए आप जो दिख रही है, ये तब शुरू होगा जब चंद्रयान लैंडिंग वाली जगह से हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज समानांतर तरीके से 745.5 किलोमीटर दूर और 30 किलोमीटर ऊपर होगा चंद्रमा की सतह से। दूसरा फेज है एटीट्यूड होल्ड। अब यह क्या होता है? यह है लैंडिंग साइट से हॉरिजॉन्टल 32 किलोमीटर दूर, जहां पर चंद्रयान को उतरना है वहां से अब देखिए 745 से 32 किलोमीटर दूरी रह जाती है। मात्र 11 मिनट उसमें चंद्रयान 3 लगाता है। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह होगा, 30 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर पहुंच जाएगा। तीसरा फेज क्या है? फाइन ब्रेकिंग। ये लैंडिंग साइट से हॉरिजॉन्टल यानी ऊपर समानांतर जो चल रहा है वहां से 28.52 किलोमीटर दूर और 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होगा ये तीसरा फेज, यानी 30 से सीधे 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई रह जाएगी जहां पर चंद्रयान 3 होगा। और जो सबसे अहम फेज है, वो जो 15 मिनट है, उसमें भी जो आखिरी के 4 मिनट हैं वो सबसे अहम है, क्योंकि सीधे नीचे आएगा। अब ये जैसे जैसे आप देख रहे हैं, धीरे धीरे जब कोई विमान उतरता है, जब कोई फ्लाइट उतरती है, तो क्या होता है? हल्का नीचे आता है। चंद्रयान 3 भी उन 15 मिनट के 11 मिनटों में ऐसा ही कर रहा है। लेकिन जब आखिरी के 4 मिनट बच जाते हैं तो उनमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग वर्टिकली होगी, जो लैंडिंग साइट से सिर्फ 800 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर होगी। और इसी फेज में चंद्रयान लैंडिंग साइट पर उतरेगा। अब वो 150 मीटर का दायरा है जहां पर वो तय करेगा कि उसको कहां पर उतरना है। और यही वो 15 मिनट हैं जिन पर पूरे देश की निगाहें, पूरे देश की उम्मीदें टिकी हुई हैं। और मैं दिलीप सर, मैं आपसे शुरू करूंगा। यादवेंद्र साहब, मुझे ये बताइए, हम जब ये 15 मिनट का विश्लेषण कर रहे हैं तो बतौर वैज्ञानिक आप इनको कैसे देखते हैं? ये एक तो चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ और अब की क्यों हमें सक्सेस की उम्मीद है, इसमें इन्होंने बहुत सारे चेंजेस इसरो ने किए हैं। पहले जो एक मेन फ्लॉप पिछली बार था, वो जो जिसे आप रफ ब्रेकिंग फेज कह रहे हैं, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि एक जनरल प्रिंसिपल है एरर कंट्रोल, एक इंस्टेंटेनियस एरर कंट्रोल अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जैसे आप इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं और अगर कुछ एरर आ रहा तो तुरंत करेक्ट करेंगे। पिछली बार क्या था? पिछली बार उन्होंने एरर को अक्यूमुलेट होने दिया टिल दी एंड, 10 मिनट तक पूरा एरर अक्यूमुलेट हुआ। फिर जिसे आप कह रहे हो एटीट्यूड होल्ड फेज, उसके अंदर क्या कहते हैं, कैमरा 45 डिग्रीज तक आना चाहिए। दो काम कर रहा है, एक तो वो स्पीड रिड्यूस कर रहा है और दूसरा हॉरिजॉन्टल से वो धीरे अपना एंगल जो है वो 45 डिग्रीज तक एट द एंड ऑफ रफ फेज में होना चाहिए था। उसके बाद वो एटीट्यूड होल्ड ही इसलिए करते हैं कैमरास को कि ना तो वो कोई अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ना तो थ्रस्ट में कोई चेंज करता है। वो 45 डिग्री से अपने टारगेट को देखता है कहाँ पे इसको लैंड करना है। उसके लिए वो पहले वो 38 सेकंड्स के लिए था, वो 38 सेकंड्स के लिए कोई करेक्शन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ होल्ड करके रखे हुए हैं कैमरा को। क्योंकि अगर आपको कुछ साइट को अच्छे से देखना है, मुआयना करना है, कैलिब्रेशन करनी है, तो आपको 38 सेकंड्स में वो काफ़ी आगे निकल जाता है। अब कि उन्होंने उसको 38 सेकंड से उठाकर, लेकिन अगर सर जो अभी तक मैं आपको सुन पाया हूं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और वो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप जो ये समझा रहे हैं, जाहिर सी बात है आपका ज्ञान इतना ज़्यादा है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन हमारे जो व्यूअर हैं, हम चाहते हैं उनको बिल्कुल सरल भाषा में समझाइए। अच्छा, हम मानते हैं कि वो बहुत ज्ञानी है, लेकिन फिर भी इतनी समझदार भाषा में, इतनी सरल भाषा में कि सामने वाला सर बिल्कुल जिसको इस बारे में ABCD भी ना पता हो, उसको भी ये समझ में आ जाए। ठीक है, मैं बहुत सरल भाषा में बोलूँगा। अभी
आप मान लीजिए कि ये भूल जाइए कि रॉकेट भूल जाइए। हाँ। आप नॉर्मल अगर आप कार चला रहे हैं या कहीं गाड़ी में अगर आप चला रहे हैं, मान लीजिए आप फ्लाईओवर से स्ट्रेट ऐसे जा रहे हैं। हाँ। और फ्लाईओवर से उसको टर्न मारना है, नीचे उतरना है। हाँ। तो आप पहले क्या करोगे, अगर 100 की स्पीड पे आप जा रहे हो तो पहले आप अपनी स्पीड कम करोगे, 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40, फिर 30 पे, जब तक कि आप टर्न पे आ जाते हो। तो इसी को शुरू में आप 100 से 60 पर जाओगे तो बहुत तेजी से आप स्पीड कम करोगे। जैसे जैसे आप वो टर्न के पास आओगे फ्लाईओवर के, जहां टर्निंग पॉइंट है, तो वहां पे आप और स्पीड कम करोगे। वहां आने के बाद आपको क्या चाहिए, आपका स्टीयरिंग आपको एक गति से आपको नीचे वो उतारेगा। तो आप उसको, यही चीज यहां पे होता है, जिसको हम रफ फेस बोल रहे हैं, उसको आप अपनी स्पीड बेसिकली कम कर रहे हैं। और ये स्पीड पहले क्या था, पहले इसके अंदर था कि 20 के स्टेप में कम हो रहा था वो, 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40। अब उन्होंने क्या किया है, उसको फाइन किया, उसको थ्रॉटलिंग उसकी जो है वो 100 से मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी भाषा में आप जो कह रहे हैं उसको और सरल करें तो चंद्रयान 2 से जो गलतियां ली हैं हुई, उनसे सबक जो लिए गए उनको यहां पर जरूर इस्तेमाल किया गया है। करेक्ट। तो ठीक है, मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगा आखिरी। उसके बाद जब आप टर्न करते हो तो पहले जो टर्निंग रेट था वो था 10 डिग्री प्रति सेकंड, मतलब वो रेट होती है। अब उसको कर दिया है 25 डिग्रीज पर सेकंड। मतलब पहले जिस स्पीड से आप कम कर रहे थे उससे तो आप गिर जाते नीचे। अब उसको उन्होंने क्या कहते हैं कि टर्निंग रेट जो है उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। ये दो बहुत बड़ा अपने आप में चेंजेस है। एक तो थ्रस्ट कंट्रोल, यानी आप एक्सीलेटर कम ज़्यादा चाहते हो रोड पे अगर आप करना, एकाएक आप क्या कहते हैं कि मान लो आपको 70 पे करना है, तो आप या तो 80 पे चलोगे या तो 60 पे चलोगे, तो आगे टकरा जाओगे या गिर जाओगे। तो ये फाइन ट्यूनिंग जिसको स्लीव रेट बोलते हैं, वो दो चेंजेस बहुत इन्होंने बड़ी इसमें की हुई है। ठीक है, मैं डॉक्टर मिला के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर मिला, आप क्योंकि नासा के साथ काम कर चुकी हैं, हमें ये बताइए हमारे व्यूअर को एकदम आम भाषा में कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी अगर हमारा चंद्रयान इन 15 मिनटों को पार कर लेता है तो? ये अगर 15 मिनट जो हम सारे इंतजार कर रहे हैं वो अगर पार कर गए तो ये इंडिया ही पहला देश होगा जो साउथ पोल के बहुत पास पहुंचने वाला है। और जैसे कि हमने देखा है चंद्रयान 2 में भी और रिसेंटली लूना 25, ये साउथ पोल में जाना बहुत ही मुश्किल है। और हमने तो अब बहुत सारे चेंजेस कर लिए हैं, तो ये हम फिर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम दिखा पाएंगे कि हमारा लैंडिंग टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है और हमने ये टेक्नोलॉजी सफलता के लिए हमने डिजाइन किया है। ठीक। और जैसे हमें पता है साउथ पोल में जाने का जो पहला एक्सप्लोरेशन है, वाटर मॉलिक्यूल्स ये सब देखने का, ये हमको पहला चांस मिलेगा। और हम ये भी दिखाना चाहते हैं जो प्रज्ञान रोवर है उसका टेक्नोलॉजी काम करेगा, वो अच्छी तरह से निकल के आसपास चल फिर पाएगा। ठीक है डॉक्टर मिला, आप रहिए मेरे साथ। आपने क्योंकि साउथ पोल का जिक्र किया है, क्यों ना अपने दर्शकों को साउथ पोल के बारे में और ज्यादा बता दें। फिर दिलीप साहब के पास चलें, विश्व गुरु, विश्व विजेता, सुपर पावर, ये सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन दिलीप चरण साहब उसको और डिकोड करें इस मिशन को लेकर। लेकिन पहले साउथ पोल, चांद के जिस दक्षिणी इलाके में चंद्रयान उतरेगा उसके बारे में भी आपको बताते हैं, जहां बड़े बड़े पहाड़ और गड्ढे यानी जिनको क्रेटर्स कहा जाता है वो मौजूद हैं। सूर्य की किरणें यहां तिरछी पड़ती हैं, ज्यादातर हिस्सा यहां अंधेरे में रहता है और यहां पर उतरने वाला पहला देश होगा भारत। जरा और ग्राफिक जल्दी से चेंज करते हैं पीसीआर और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर बड़े बड़े पहाड़ और गड्ढे मौजूद हैं, सूर्य की किरणें यहां तिरछी पड़ती हैं, ज्यादातर हिस्सा यहां अंधेरे में रहता है। कई गड्ढे अरबों सालों से अंधेरे में डूबे हुए हैं। अंधेरे की वजह से गड्ढे बेहद ठंडे हैं। इस इलाके का तापमान माइनस, अभी माइनस हमारे यहां चला जाए 1-2 डिग्री, जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो हालत खराब हो जाती है। यहां तापमान माइनस 203 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहां पानी और खनिज मिलने की उम्मीद है और इसीलिए चंद्रयान 3 बहुत अहम हो जाता है। मैं साउथ पोल पर लैंडिंग करना मुश्किल क्यों है जल्दी से यह भी बता देता हूं और फिर उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाता हूं। मैं जल्दी से जरा लोअर स्टूडियो आ जाता हूं और आपको बताता हूं कि साउथ पोल पर लैंडिंग इतनी मुश्किल क्यों है। वो जो दक्षिणी हिस्सा चांद का जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, वो भारत जहां पहुंचने वाला है मात्र 24 घंटे के अंदर, वहां क्या है इतनी दिक्कतें, दिखाइए पीसीआर जरा यहां पर। फिर चलते हैं अपने मेहमानों के पास। देखिए बेहद रहस्यमयी जगह है ये,
हम जिस रहस्य की बात कर रहे थे, सूरज हमेशा यहां क्षितिज पर होता है, यानी हॉरिजॉन्टली। अब यहां परछाई बेहद लंबी बनती है। एक इंसान की परछाई जो जमीन पर बनती है उससे बहुत ज्यादा लंबी परछाई बनती है। रोशनी में भी सतह पर साफ साफ नहीं दिखता, इसलिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। लैंडिंग के दौरान बेहद धूल उड़ रही होती है और यह भी वहां पर हमारे रोवर और लैंडर दोनों के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। सेंसर और थ्रस्टर, सेंसर जो वहां पर खोज करेंगे और थ्रस्टर जो वहां पर उसके संतुलन को संभालेंगे, ये दोनों खराब होने का डर है। अब चांद पर वायुमंडल वहां पर बेहद रहस्यमय जगह, कैमरे के लेंस पर धूल जमने से भी मुश्किल होगी, यह भी वहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने है, हमारे लैंडर और हमारे रोवर के सामने साउथ पोल पर। अब सवाल यह है तो फिर इसको पार कैसे पाया जाएगा? सही दूरी का पता लगाने में कठिनाई होगी, तो भी यहां पर यह एक रहस्यमयी जगह इसको बनाती है। चांद पर वायुमंडल ना होना, पैराशूट लेकर आप वहां पर नहीं उतर सकते, आपको उसके लिए नीचे उतरने के लिए थ्रस्टर्स की जरूरत है। थ्रस्टर के लिए भारी मात्रा में ईंधन जरूरी है और सीमित ईंधन होने से गलती की कोई गुंजाइश नहीं है यहां पर। अब यहां पर यह है कि जीपीएस तो कोई है नहीं कि जैसे हमने गूगल मैप में डाला कि भाई चांद के इस चौक पर जाना है और गाड़ी वहां पहुंच गई, नहीं, कोई जीपीएस नहीं है। चांद के लिए लोकेशन बताने वाला सैटेलाइट कोई है ही नहीं। लैंडिंग की एक्यूरेट पोजीशन पता लगाना मुश्किल है और यही साउथ पोल जो है चांद का, ये इसको रहस्यमय नहीं बनाता बल्कि बहुत मुश्किल भी बनाता है। दिलीप चरियन साहब, आप साइंटिस्ट नहीं हैं, लेकिन आप ये जरूर समझते हैं कि भारत अगर इस मिशन को कामयाब कर लेता है तो भारत की इमेज क्या होगी? आपसे ज्यादा शायद इस पैनल में कोई बता पाए। बहुत आसान भाषा में सर हमारे दर्शकों को समझाइए, इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद भारत दुनिया में कहां खड़ा होगा? देखिए, इस मिशन के सक्सेस के लिए पहला तो समझना ये है कि ये एक साइंटिफिक मिशन है। पूरे देश में जो साइंस के लोग हैं इसमें जुट के काम किए हैं। हम सिर्फ इसरो को क्रेडिट करते हैं, पर इसमें कई डिपार्टमेंट्स, कई जो इंस्टीट्यूशंस है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने एक साथ काम करके ये जो कोऑपरेशन का एक सिंबल है वो है इसरो। और एक तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है बाकी देशों को कि हम जो है वो हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में कोऑपरेशन अच्छी तरह से हो रहा है। दूसरा जो डेमोन्स्ट्रेट होगा ये है कि हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है उसका जो स्किल है वो कितना स्किल है और कितना एडवांस्ड है। तीसरा जो विश्व गुरु जी के रूप में ये होगा कि हमारा रिमोट कंट्रोलिंग का सेंसर्स और बाकी जो चीजें हैं उन पे हमारा क्या टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंचा है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज है ये सारे टेक्नोलॉजीज अपने देश में और बाकी देशों में भी इस्तेमाल हो सकता है आगे जाके। नहीं, आप जो कह रहे हैं, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं सर। आप सवाल मेरा, मैं अभी दूसरे साइंटिस्ट के पास जाऊंगा और उनसे भी इस बारे में जानकारी लूंगा, लेकिन मैं कुछ आपसे कुछ इससे हट के पूछना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो जो मौजूदा सरकार है उसको इसका कितना फायदा हो सकता है? उसकी ब्रांडिंग, उसकी इमेजिंग पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, इसरो नेशनल जो एटॉमिक रिसर्च, एनर्जी रिसर्च, ये सब चीजें जो है ये कोई किसी गवर्नमेंट का ओनरशिप का नहीं है। ये सिर्फ देश का ओनरशिप है और देश पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोग जो बाहर के लोग हैं वो देख के समझेंगे कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, उसमें ये एक बहुत अहम माइलस्टोन है। कोई इंडिविजुअल गवर्नमेंट का सिर्फ एक गवर्नमेंट का इम्पैक्ट है यह कहना मुश्किल है, और साइंटिस्ट भी ये मानते हैं और ग्लोबली भी ये समझते हैं कि अगर रशिया फेल हुआ तो उसमें पुतिन का कोई फॉल्ट नहीं है। वो जो है इस वक्त रशियन टेक्नोलॉजी का एक प्रूफ पॉइंट हो नहीं पाया। सो सिमिलरली अगर इंडिया का सक्सेस होता है तो ये हमारे इसरो का क्रेडिट पे जाता है और नेशनल साइंटिफिक अचीवमेंट के क्रेडिट पे जाता है। ठीक है,
वेरी गुड सर, आप रहिए सर मेरे साथ, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे इस बारे में और बात करूंगा कि स्पेस जो इकोनॉमी है, जो ब्रांडिंग है, जो दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट है, उसका इस इमेज पर उसका इस इमेज से क्या लेना देना है। लेकिन जरा जल्दी से दिखा देते हैं चंद्रयान की लैंडिंग के बाद क्या होगा, क्योंकि जिन 15 मिनटों की हम बात कर रहे हैं उन 15 मिनटों के बाद अगले कुछ मिनट ये भी अहम है। और जल्दी से आप ये देख लीजिए, फिर उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाते हैं। देखिए लैंडिंग हो गई, मान लीजिए ये 15 मिनट हमने बहुत सक्सेसफुली पार कर लिए, उसके बाद उतर गया हमारा चंद्रयान, उसके बाद क्या होगा आप सोच रहे हो ना, क्या करेगा ये? तो हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा वहां पर फिर शुरू होगा। अब ये क्या होता है अभी पूछेंगे अपने हमारे साथ जो साइंटिस्ट हैं, इतना तो मुझे भी नहीं मालूम ये हैजर्ड डिटेक्शन होता क्या है, लेकिन इतना मालूम है कि ये शुरू हो गया तो काम बन गया। आसपास के माहौल को भापेगा ये, फिर क्या होगा? आसपास के माहौल को भापने के बाद आसपास के वातावरण की जांच करेगा, सेंसर और उपकरणों की टेस्टिंग वहां पर शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद सब ठीक होने पर वो रोवर चलते 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 बाहर आएगा। छोटे छोटे पहिए जो अभी हम देखते हैं, जो एनिमेशन में आप देखते हैं, और उतरते वक्त वो रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है, उसकी रफ्तार 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। अब विक्रम लैंडर रिसर्च कैसे करेगा? रोवर की बात हो गई, ये जो रोवर देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये हमारा ये विक्रम है और ये जो है हमारा ये लैंडर और ये है यहां पर ये प्रज्ञान। सर आप प्लीज थोड़ा 1 मिनट आइए हमारे पास, आप सर इधर आइए। सर ये जो है यही है ना, ये सर ये जो लैंडर है, यही जो ये 4-5 जो इसमें ये पहिए लगे हैं, ये जो पैर लगे हैं, और ये हमारा ये रोवर है, ये यही है ना सर? गलत तो नहीं बता रहा हूं सर? ठीक है, आप बताएंगे इसके बारे में, ये विक्रम ये जो है ये क्यों इस तरह से डिजाइन किया गया है, क्या इसका अहमियत है? आपने देखा होगा ये 4 साइडेड है, चौकोन है। हाँ, ये पहले क्या था कि इसके अंदर एक सोलर प्लेट यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है और एक यहाँ लगी है। वो इसलिए है कि मान लीजिए कि ये लैंडिंग अगर होती है, और एक खास चीज नोट करने वाली है कि जैसे हम पृथ्वी पे हैं तो सूरज यूं करके ऊपर आता है जी सर, बिल्कुल 12 बजे सामने ऊपर और फिर वो नीचे ऐसे जाता है जी सर, और तेज रोशनी होती जी सर। चांद में पोलर में क्या होता है कि वहां पे सूरज ऊपर नहीं होता है, सूरज वहां से हॉरिजॉन्टल एट द होराइजन, वहां से करके ऐसे करके यूं करके ऐसे करके वहां सेट हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि गलती से अगर ये हमारा जो डायरेक्शन है वो अगर ऐसे हुआ तो पीछे के यहाँ पे अगर ऐसे लैंड हुआ या ऐसे लैंड हुआ, एक न एक सोलर पैनल सन को फेस करेगा। अच्छा, इसी तरह आपने देखा होगा कि जो नहीं तो सर जैसे अगर आप कह रहे हैं कि एक ना एक वो सोलर तो पावर वाली बात है, वो पावर मिलेगा ना उससे। बिल्कुल। ये सर ये बताइए, ये जो छोटा सा जैसे रिमोट जैसा ये रोबोट जैसा ये खिलौना टाइप का जो ये लग रहा है, इसके पहिए तो सर ये मान लीजिए चांद पे तो कह रहे हैं बड़े बड़े गड्ढे हैं, हाँ। तो ये गड्ढे में घुस नहीं जाएगा ये? नहीं, उसके अंदर वो क्रैंक सिस्टम कुछ ऐसा उसका बना हुआ है कि आपने देखा होगा उसके अंदर लीवर जैसे लगे हैं। हाँ। तो वो जैसे हमारी कार नॉर्मल कार होती है उसके अंदर फिक्स्ड होता है, इसके अंदर ईच ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट। अगर उबड़ खाबड़ होता तो एक पैर ऊपर एक पैर नीचे रख के भी वो चल सकता है, तो उसके पैर की डिजाइन है। मैं वो इसकी जो बात कर रहा था, ये जो वर्टिकल पैनल आपने देखा होगा यहाँ लगा होगा। सर ये देखिए हमने वो बना लिया ग्राफिक्स के जरिए, देखिए आपके सामने आ गया। आप आइए सर इधर मेरे पास आइए, ये देखिए सर ये कार आ गई सामने, और ये यहाँ पर देखिए वो विक्रम जो हमें दिख रहा है यहाँ पर। हाँ। ये विक्रम है, इसी से वो निकलेगा यहाँ पर। अब ये निकल रहा है यहाँ पर। अब मुझे ये बताइए, ये यहाँ पर जो काम करेगा तो ये कैसे काम करेगा? ये विक्रम आपको दिख रहा है, ये आप अभी कार वाला एक बता रहे थे कि कार अगर सही से नहीं गई और दाएं बाएं कर दी और वो कहीं मुड़ जाएगी तो उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं होगी। ये कार आ गई सर सामने। मैं रोवर की बात कर रहा था, आपने रोवर के बारे में बताया। इससे पहले आप कार की बात कर रहे थे ना? हाँ, कार की बात ये मैं कर रहा था कि इसके 4 पहिए अगर हैं और अगर आगे जा रहे उबड़ खाबड़ है, तो इसके जो एक्सेल हैं वो फिक्स्ड है। एक होता है वेरिएबल एक्सेल होता है, एक एक्सेल अगर ऊपर होता नीचे होता तो भी वो पैर ऊपर नीचे होता है, इसीलिए उसके 6 पैर हैं। 6 पैर अगर आप देखेंगे उसके अंदर क्लोजअप आप दिखाएंगे अगर रोवर का, तो उसके पैर ऐसे लगे हुए हैं जो क्रैंक पे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके वो लोडेड है, इंडिपेंडेंट। आप अभी कह रहे थे कि ये 15 मिनट में जैसे कार हमारी बहुत स्पीड से जाती है, अच्छा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, तो कार भिड़ जाएगी या कार कहीं और चली जाएगी। आप कार से कंपेयर कर रहे थे, तो हमने कार भी दे दिया आपको, चंद्रयान भी दे दिया। अब जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए वो। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जैसे हम यूं करके स्पीड से जा रहा है और यूं करके इस शेप में है, वो उसको ऐसे करके वर्टिकल होना है। मतलब अच्छी स्पीड से आता है, स्पीड कम करता है और उसको डायरेक्शन चेंज करना है। अगर फुल स्पीड पे चेंज करोगे तो आप टॉपल स्पिन करके। आइए सर कार के पास चलते हैं, आइए
बस सर, बस सर, हम कहीं मिट जाए कार से। मैं एक एनालॉजी दे रहा था उसमें क्या कहते हैं कि जैसे हमारे पैर से आप एक्सीलेटर कम ज़्यादा करते हो, तो वो अगर आपकी क्षमता उसमें है कि या तो आप 100 पे चलते हो, चलोगे 100 से अगर आपको घटाना है तो आप सीधे अगर मान लो 70 पे आते हो तो पता चला कि बहुत कम हो गया। और अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो फिर आप 100 पे जाइए। मान लीजिए आगे आपको क्या कहते हैं कि 100 पे नहीं जाना है, कम पे जाना, तो वो वेरिएबल होता है ना, वो जितना ज़्यादा वेरिएबल होगा उतना अच्छा कंट्रोल होगा। एक पॉइंट वो मैं कह रहा था। दूसरी, आपकी स्टीयरिंग जो है वो स्पीड से आप टर्न करोगे तो आप देखोगे अगर स्पीड से चल रहे हो तो आप खूब सारे चक्कर लगा के लेफ्ट जाते हो। अगर वो स्लो होगी तो आप उतना टर्न नहीं कर पाएंगे। तो उसी को मैं टर्निंग रेट बोल रहा था। ये उसकी ऐसे करके वो टर्निंग रेट उसकी वर्टिकल होने के लिए उसको, और या तो स्पिन कर रहा है उसको कंट्रोल में लाने के लिए। भाषा में जितना मैं समझ पाया हूँ, कार हम चलाते हैं और कार को जितना हम स्पीड उतनी देते हैं जितना हम कंट्रोल कर पाते हैं। करेक्ट। अगर हमारी कंट्रोल से वो स्पीड बाहर हो गई तो एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या यही थ्योरी यहाँ काम कर रही है? यही थ्योरी यहाँ पे भी काम करती है। जिस तरह आप क्या करते हो, आपको मालूम है कि आप यहाँ से 2 किलोमीटर बाद हमें टर्न आएगा, शार्प टर्न लेना है, तो आप यहीं से स्पीड कंट्रोल करना शुरू करते हैं, आप घटाना शुरू करते हैं। अगर आप क्या कहते हैं कि बहुत घटाओगे तो कार रुक जाएगी, और बहुत तेज चलोगे तो आगे जाके भिड़ जाओगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर होता। मैं एक चीज़ आपको खास नोट करने वाली बताता हूँ। आपने देखा होगा जब हम पृथ्वी से हमारा ये लूनर मॉड्यूल निकला था तो उसमें सिर्फ एक इंजन था। जी सर। उसकी रेटिंग है, जैसे हॉर्स पावर होता है उसकी थ्रस्ट को बोलते हैं न्यूटन, वो 400 न्यूटन की थी। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा 4 इंजन लगे हैं बड़े बड़े। जी जी जी। ये इंजन जो है, आप सोचे कि 4 लाख किलोमीटर लगभग हम एक इंजन 400 न्यूटन के भरोसे आ गए। ये जो आप 10 मिनट, ये जो जिसको रफ ब्रेकिंग कहते हैं, वो 4 इंजन फुल थ्रॉटल पे चलते हैं। एक इंजन जो है लगभग 800 न्यूटन का है, 750। इतना ज्यादा वहां पर पावर की जरूरत तो 4 इंजन के कितने हुए? 3200 मतलब 3000। कहाँ आप 4 लाख किलोमीटर चल दिए। वो इस तरह से कहना है कि आप जैसे दौड़ रहे हैं, मेरे जैसा बंदा अगर दौड़ रहा है तो मैं तो दौड़ लूंगा। सामने से मुझे अगर बैल रोकना हुआ, मान लो एक पटिया है, तो मेरे जैसे नहीं, मेरे को 4 लोग लगेंगे उसको रोकने के लिए। रोकने के लिए यू रिक्वायर लॉट ऑफ, मतलब जो जितनी स्पीड है उसको रोकने के लिए वो 4 बड़े बड़े 800 हॉर्स पावर वाले जो बता रहे हैं, 800 न्यूटन वाले 800 न्यूटन वाले 4 लगते हैं। और वो भी कहते हैं कि अगर उसके अंदर भी बहुत कंट्रोल करना पड़ता, अगर आपने बिल्कुल ही रोक दिया तो नीचे गिर जाए। करना पड़ता है सर। आपने अगर उसको रोक दिया, देखिए ग्रेविटी हमेशा उसको नीचे पुल कर रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात। ये जो वेलोसिटी जब ऑर्बिट में जो चलती है ना, ये तो हर एक ऑर्बिट की एक स्पीड होती है। अगर आप कुछ स्पीड से चलोगे तो इस ऑर्बिट पे, मतलब कक्षा, जैसे पृथ्वी की कक्षा की अपनी जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, चंद्रमा की कक्षा की अपनी स्पीड है। बिल्कुल, जितनी ज्यादा वेलोसिटी स्पीड होगी उतनी ऊंची कक्षा में जाएगा। ठीक है सर, जितनी आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जितनी कम होगी उतना नीचे, और बहुत कम होगी तो गिर जाएगा। बहुत बड़ी बात आपने बताई सर। और ये आपने जो एक कार का उदाहरण दे दिया, मुझे नहीं लगता इतना अच्छा और कोई समझा पाएगा। लेकिन जल्दी से आइए, अब आपको दिखाते हैं चंद्रयान 3 को लेकर डर क्या है। देखिए, डर के आगे जीत है, हम सब जानते हैं, और हम ये मानते हैं कि हमारा ये चंद्रयान डर के आगे जीत हासिल करेगा। लेकिन उसके बावजूद डर तो जानिए आप, क्या चांद पर समतल जमीन मिल पाएगी? चंद्रयान 3 को लेकर ये एक बड़ा डर है। दूसरा डर क्या है? क्या ऑटोमेटेड सिस्टम कामयाब हो पाएगा? क्या रूस के लूना 25 जैसा हाल तो नहीं होगा? और देखिए, कहते हैं कि जिंक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हमने वो सीख ली है चंद्रयान 2 से? क्या चंद्रयान 2 जैसी गलती तो नहीं होगी? ये वो डर है जिन पर हमें काम करना था, और ये हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है। क्या भारत का मिशन कामयाब हो जाएगा? जल्दी से यही सवाल लेकर मेरे साथ जो डॉक्टर सुधीर हैं उनके पास चलते हैं। सुधीर जी, ये डर, क्या इनके आगे जीत मिलेगी? बिल्कुल सर, हमें और पूरे भारतवर्ष को और हमारे इसरो के स्पेस साइंटिस्ट को ये कहते हुए अनुभूति हो रही है कि हम श्योरली कल सक्सेसफुल होंगे। एंड लास्ट टाइम जो हमने चंद्रयान 2 में देखा था कि स्पेस सिग्नल लॉस्ट हो गया था, उसकी वजह से हमारा रोवर, जो प्रज्ञान रोवर है, वो लैंड नहीं कर पाया था। बट दिस टाइम जो है, आई एम डैम श्योर कि ये स्पेस सिग्नल लॉस्ट नहीं होगा। और वो स्पेस साइंटिस्ट एंड इसरो की टीम ने काफ़ी मेहनत से उस पर काम किया हुआ है। एंड आई एम श्योर इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि हमने काफ़ी मेहनत की है, स्पेस साइंटिस्ट ने मेहनत की है। सो
मुझे नहीं लगता कि हम लूना 25 की तरफ जा रहे हैं, एंड वी आर डैम श्योर दैट इट विल लैंड ऑन सरफेस। थैंक गॉड सर, थैंक गॉड। मेरे जैसे पता नहीं कितने दर्शक होंगे जो लूना 25 का फेट देखने के बाद ये डर उनके दिल में होगा, और आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो हमें बताया कि हमारा फेट लूना 25 जैसा नहीं होगा। थैंक्स टू यू सर, थैंक गॉड आपने ये बोल दिया। अब जल्दी से मैं यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद जाता हूँ अपने मेहमानों के पास। चंद्रयान 2 में जो चूक हुई है उसे चंद्रयान 3 में दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। कैसे, आइए दिखाते हैं। लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर की यहां पर रखी गई है, जो चंद्रयान 2 में 500 मीटर बाई 500 मीटर थी। दक्षिण में 70 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास चंद्रयान 2 को उतरना था और चंद्रयान 3 को भी यहीं उतरना था, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि चंद्रयान 3 के लिए जगह 40 गुना ज्यादा बड़ी हो गई है। लैंडिंग के लिए अधिक ईंधन की व्यवस्था की गई है ताकि उसको अगर और ज्यादा समय लगे तो उसको वो ईंधन मिल सके। लैंडिंग का ढांचा पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया गया है और लैंडिंग सॉफ्टवेयर पर भी बहुत काम हुआ है भाई साहब। ऐसे नहीं है कि बस चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं रहा तो चंद्रयान 3 छोड़ दिया। थ्रस्टर इंजन में सबसे बड़ा बदलाव किया गया। अभी थ्रस्टर इंजन समझाता हूं मैं आपको। चंद्रयान 2 की लैंडिंग को लेकर बहुत काम हुआ है। लैंडर में चारों कोनों पर 4 इंजन लगाए गए हैं और इसके बीच 5वां इंजन भी दिया गया है। इस बार 5वां इंजन हटा दिया गया है। इस बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। 5वां इंजन इसलिए हटाया गया क्योंकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। फाइनल लैंडिंग में 2 इंजन की मदद से होगी ताकि 2 इंजन किसी भी तरह की इमरजेंसी के दौरान काम में लाए जा सके। अब मैं जल्दी से इस पर एक जानकारी ले लूं, यहां पर फिर आपको और कुछ ग्राफिक्स दिखाता हूं। मिला मैम, जल्दी से मुझे बताइए, थ्रस्टर इंजन आसान भाषा में अपने दर्शकों को क्या समझाएं? हमने गाड़ी का इंजन देखा है, हमने अपने दूसरे चीजों का इंजन देखा है, थ्रस्टर इंजन क्या होता है मैम? वो उसी टाइप का ही होता है थ्रस्टर इंजन, जो आग निकलता है, लेकिन वो जो फोर्स होता है, निकलने वाला फोर्स जो आपके पिक्चर में भी आ रहा है, उस फोर्स से हम उल्टा स्पीड को कम कर सकते हैं। तो ये एक तो फोर्स निकाल रहे हैं, लेकिन उसी से हम स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब तो एक इंजन जो हमारी गाड़ी में होता है मैम, वो हमारी गाड़ी को स्पीड देता है, लेकिन ये थ्रस्टर इंजन चंद्रयान की स्पीड को कम करता है। हाँ, डिसेलरेशन जो बोलता है वो कम करता है। तो बहुत स्पीड से, जैसे आपको पता है चंद्रयान जैसे 30 किलोमीटर से शुरू होगा, बहुत ही स्पीड होगा, 6000 किलोमीटर पर आवर, और उससे ये थ्रस्टर से जल्दी जल्दी स्पीड कम हो जाएगा। तब तो देवेंद्र जी, कम टाइम पे तब तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सर यहाँ पर थ्रस्टर इंजन इंपॉर्टेंट है उन 15 मिनट्स के लिए। सर सबसे ज्यादा थ्रस्टर इंजन इंपॉर्टेंट है उन 15 मिनट्स के लिए। यस, बिल्कुल। क्यों? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमको जो स्पीड जो है अपनी, वो करीब 1680 मीटर पर सेकंड होगा जब वो शुरुआत होगी। सर कैमरा हाँ, वो 1680 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसको हमको कम करना है 350 मीटर पर सेकंड। तो इतने को स्पीड को करने के लिए, जैसे मैंने बताया ना, आप उसको आप पीछे से रेट्रो प्रोपल्शन से उसको धकेलते जाएंगे। पहले 80% पे करेंगे, स्पीड कम होगी, फिर थोड़ा उसमें और कम फोर्स लगेगा। जैसे जैसे स्पीड कम होती रहेगी, उसको आपको अपना थ्रस्टर जो है, उसी को मैं स्लीव रेट बोल रहा था, उसको उसको एक वॉल्व होती है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा बताना चाहता हूँ। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर बाई प्रोपेलेंट होता है, उसको हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट बोलते हैं। भाषा बता रहे हैं, शायद हमारे दर्शक उसको उतना ना समझाए सर। नहीं, वो समझ जाएंगे। वो वॉल्व होता है जहां से क्या कहते हैं, ईंधन कंबशन चेंबर में जाता है। उसी वॉल्व को ज्यादा खोलोगे तो ज्यादा ईंधन आएगा, ज्यादा थ्रस्ट जनरेट होगा। कम ईंधन डालोगे तो कम होगा। उसी कंट्रोल को फाइन कंट्रोल किया था। जैसे कार के अंदर आप एक्सीलेटर दबाते हो, वो एक्सीलेटर की जगह इसको थ्रस्ट कंट्रोल बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए और जरा जल्दी से आप वापस स्टूडियो चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर चंद्रयान 3 की सफलता की गारंटी क्या है। जल्दी से आइए, जल्दी से चलते हैं, समय कम है। आइए जरा जल्दी से चलते हैं और बताते हैं आपको सफलता की गारंटी। आजकल गारंटी का बड़ा माहौल है, हर पॉलिटिकल पार्टी गारंटी दे रही है, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता की गारंटी क्या कोई दे रहा है? चंद्रयान 3 की सफलता की गारंटी क्यों है, ये आपके सामने देखिए। खास तरह के सेंसर्स से ये लैस है और इसमें कई वैकल्पिक सेंसर्स लगाए गए। एक सेंसर फेल हो गया तो दूसरे का इस्तेमाल करेंगे। पहले से ज्यादा मजबूत है और झटका झेलने की क्षमता 2 गुनी की गई है। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर सेंसर लगाए गए हैं। लैंडिंग के दौरान लेजर बीम सतह पर जाएगी, बीम रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटेगी, गिरने की गति का भी पता चलेगा। यह है इसकी सफलता की गारंटी।
सॉफ्ट लैंडिंग के खास इंतजाम किए गए। पिछली बार सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और यही उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण था। सॉफ्टवेयर में कई बदलाव किए गए हैं। लैंडर का वजन कम किया गया है, 5 की जगह 4 मोटर लगाई गई है, पहियों की संख्या 6 की गई है, ईंधन क्षमता बढ़ाई गई है, लैंडिंग साइट का एरिया बढ़ाया गया है। आखिरी वक्त लैंडिंग बदलना संभव भी है। फाइनल लैंडिंग की जगह खुद चुन सकता है ये, और 96 मिली सेकेंड्स में, बहुत कम समय होता है, हम सोच भी नहीं पाएंगे तब तक ये समय चला जाएगा। 96 मिली सेकेंड्स में ये गलतियां सुधारेगा। लैंडर का परीक्षण चंद्रमा जैसी सतह पर टेस्टिंग क्रेन से गिराकर मजबूती की जांच भी कर ली गई है। चंद्रमा जैसी सतह पर मैं जल्दी से दिलीप चरियन साहब, देखिए ये तो इसकी खासियत है और सफलता की गारंटी है, और आपसे ज्यादा गारंटी का मौसम है कौन समझता होगा, लेकिन मैं आपसे एक और गारंटी लेना चाहता हूं यहां पर। मुझे ये बताइए, चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद क्या इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी में बढ़ोतरी और बाहर से जो निवेश आना है उसकी भी गारंटी मिल जाएगी क्या? दोनों चीज संभव है। एक तो जो अभी स्पेस टेक्नोलॉजी की फाइन ट्यूनिंग हो रहा है उसको हम मार्केट कर सकते हैं कई चीजों पे। जैसे उन्होंने थ्रस्टर्स के बारे में बात किया था, आप उसको सोचिए कि ये जो है ये रिवर्स ब्रेकिंग, जो पावर ब्रेक गाड़ियों में आया था उसी के हिसाब से ये एक टेक्नोलॉजी है उसका, और उसका कंट्रोल जो है वो कुछ ही देशों में ये टेक्नोलॉजी है, और हम उन देशों के क्लब में हम ज्वाइन कर पाएंगे। एक दूसरी चीज जो आपने कहा कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा, इसलिए आएगा कि ये टेक्नोलॉजी जो है उन्हें भी प्राप्त होगा अगर यहाँ आके हमारे साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करें। तो मेरे ख्याल में ये दोनों अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। अब आपके बताने के बाद मैं अपने दर्शकों को यह बताने जा रहा हूं कि अभी तक हम बात कर रहे हैं कि क्या चांद पर जाकर हमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन वो कामयाबी क्यों मिलेगी और ऐसा हम क्या कर लेंगे ताकि हम दुनिया में विश्व गुरु बन जाएंगे। अब ये जानिए, चांद पर मिलेगा खजाना। जी हां, और खजाना किस रूप में मिलेगा? पानी, जो आज के हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। पानी और ऑक्सीजन ना मिले तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? तो चांद पर क्या पानी है इसकी खोज होगी। सोना, प्लूटोनियम, यूरेनियम, टाइटेनियम, हीलियम गैस, ये तमाम चीजें, ये देखे, ये जो आपके सामने रोवर दिख रहा है ना, ये जिस तरह से निकला और ये गया चांद की सतह पर घूम रहा है, यही वो सब खोजेगा और इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन चांद पर पानी मिला तो क्या होगा? मिल गया तो क्या हम पहुंच जाएंगे वहां पर, हम रहने लग जाएंगे, चांद पर हमारी कॉलोनियां बस जाएंगी? अब यही सवाल है। जीवन की संभावना, चांद पर पानी मिला तो जीवन की संभावना वहां पर होती है, नई जिंदगी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वहां पर हुआ। अगर पानी मिला तो फिर खेती की जा सकती है। चांद पर पानी मिला तो उसके बाद स्वच्छ रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं, इंसानी बस्ती बनाने का रास्ता खुल सकता है वहां पर। मंगल ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजना आसान हो जाएगा, स्पेस सेंटर स्थापित कर सकते हैं, चांद पर रुककर स्पेसक्राफ्ट रिफ्यूलिंग, ये सब संभव है। मैं जल्दी से यहां पर एक छोटा सा सवाल सुधीर जी आपसे लेता हूं। सुधीर जी, आपने तो गारंटी दे दी कि कामयाब होगा। ये हम लोग जब भी चांद की बात करते हैं या मंगल पर बात करते हैं, तुरंत हमारे सामने सवाल आता है, तो क्या वहां पर रहने लग जाएंगे? जरा बताइए सुधीर जी, क्या कहेंगे उन लोगों को, रहने लग जाएंगे वहां? जी, हम सोच सकते हैं रहने का फ्यूचर में, क्योंकि आजकल स्पेस टूरिज्म बहुत हॉट टॉपिक हो रखा है एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में। आपने भी सुना होगा स्पेस टूरिज्म एंड उस पे जाना, वहाँ पे एक्सप्लोर करना। सो आज नहीं तो आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी जो है भारत डेवलपिंग कंट्री है और अभी हमारे पास उतना इकोनॉमिक पावर नहीं है, बैकअप नहीं है कि हम स्पेस क्राफ्ट में बैठे हैं डायरेक्टली मून पे चले जाएं या मंगल ग्रह पे चले जाएं। सो ऑफ कोर्स इन फ्यूचर स्पेस टूरिज्म कैन बी द वन पार्ट। ये एक पार्ट हो सकता है कि हम वहाँ पे कैसे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं फ्यूचर में जाके। बट एट अ मोमेंट तो अभी हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम रोवर भेज रहे हैं कि वहाँ पे कितने खनिज पदार्थ मिल सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, क्या हम रहने की संभावना कितनी हो सकती है, उस टेम्परेचर में हमारा बॉडी सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो वो सारी चीजें जो है प्रेजेंटली हम मिशन चंद्रयान के थ्रू या मंगलयान के थ्रू हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हाँ, स्पेस टूरिज्म एक बहुत ही हॉट टॉपिक है आने वाले समय में। ठीक है, मैं एक सीधा सवाल, दिनेश जी, इसरो का क्या जो रोल आप देखते हैं चंद्रयान 3 के कामयाब होने के बाद दुनिया में? देखिए, इसके पहले जो एडवांटेज की बात मैं कह रहा था
इसरो का रोल ये है कि नेक्स्ट जो मिशन होगा, अगर ये कामयाब होता है तो हम उस रोबो का, अभी तो इस बार हमने प्रज्ञान को भेजा है, वो वहाँ से दूसरा होता है कि वहाँ से मिट्टी वगैरह कुछ लेकर ये जो हमारा लैंडर है ये वापस पृथ्वी उसको लेकर वापस आएगा। ये नेक्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद होता है कि एक बार आप वहाँ से रिटर्न जर्नी किया ना, अभी तो ये वन वे था, यहाँ से लैंडर गया, उतर गया और वहीं पे वो समाप्त हो जाएगा। अब हम तो ये वापस आ जाएगा, ये नहीं, नेक्स्ट वाला मिशन हमारा यही होना चाहिए। नहीं, इस बार नहीं आएगा। नहीं, ये वापस नहीं आएगा। तो मिट्टी लेके फिर हमें कैसे पता चलेगा? वो अगला वाला मिशन हमारा जो होगा, रोवर वो खोदेगा, वो खोद के जो जैसे लूना 24 था हाँ। रशिया का, वो वहाँ उतरा, उसने खड्डा खोदा और मिट्टी वापस लेकर रशिया वापस आया, जिससे कि हम उसका पृथ्वी पे उसका अध्ययन करके पता लगाएं कि इसमें क्या फायदा हो सकता है। ठीक। तो इंडिया का नेक्स्ट मिशन जो मैं सोचता हूँ वो ये होगा मून का। ठीक है। उसके बाद होगा वो जो गगनयान हम कर रहे हैं, आगे चल के हो सकता है कि हम मैन लैंडिंग जो वहाँ पे हमारा एक कोई और आदित्य वो जो भी मिशन है हम उम्मीद करते हैं वो सब पूरे होंगे। और जितने अच्छे तरीके से आपने वो कार वाली थ्योरी दी, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बड़े अच्छे से क्लैरिटी आ गई कि क्या है यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज उन 15 मिनट का। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही है कि वो 15 मिनट हम बिल्कुल कामयाबी से पार करेंगे और चंद्रयान 3 बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, जिसकी गारंटी यहीं पर अभी एक वैज्ञानिक ने दी है।